जी वेलकम बैक। जो मावनीन खसूसी हैं उनका इस्तीफ़ा एक बड़ी ख़बर है, उस पर दोनों तरह की आरा हो सकती हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट कौमी एहतसाब ब्यूरो पर एक मरतबा फिर भरम हुआ। माजी में भी बयानात आ रहे हैं और मुल्क की अदलिया यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें नैब से कोई ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही। लेकिन नैब के हवाले से जो कवानीन हैं उन पर भी मामलात ज़ेर बहस हैं। ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक तरफ FATF का मामला और अपोजिशन कोई 32 के करीब ऐसी चीज़ें हैं, 34 के करीब जो तरमीम जिनमें चाहती है, और इस वक्त मामलात जो हैं वो अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। कैसे देखते हैं इसे आप? क्या ज़रूरत नहीं है कि तमाम तर चीज़ों को तब्दील किया जाए, मिल बैठे और एक बेहतर तरीके से खुलूस नीयत के साथ ऐसी कानून साजी कर दी जाए जो आने वाले वक्तों के लिए भी बेहतर रहे और ये नैब पर इतनी उंगलियां ना उठें? नहीं, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज देखिए उसकी शिकें हैं ही कोई 48, 38, 39 या 40 के करीब हैं, जिसमें से 34 के तो ये अमेंडमेंट चाहते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई एक अमेंडमेंट 34 में ऐसी, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, तो 34 में मुझे कोई एक ऐसी शिक नहीं लगी जो कि एक पर्सनलाइज्ड उसमें या किसी जगह फिट ना आती हो दो हमारे साहब दौरे हुकूमत के उसमें। लेकिन हैविंग सेड दैट उसमें तरमीम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मिल बैठ के होनी चाहिए अगर समझते हैं कि वो सही नहीं है। और जहाँ तक नैब के इदारे का परफॉर्म ना करने का ताल्लुक है तो वो दे आर डूइंग देयर बेस्ट। मेरे ख्याल में कि जस्टिस साहब ने जाके ये जवाब भी दे दिया है कि देखें ये एहतसाब अदालतें हमारे लिए कम है, हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है जिसकी वजह से होता है। बट आई थिंक दैट वो एक इदारे की कारकर्दगी के ऊपर मुनहसर है। लेकिन इसमें जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि इस चीज़ को लिंक करना FATF के साथ, जो कि हमारे लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी अज़मियत का हम शिकार हो जाएंगे अगर हम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे मज़ीद मसाइल का शिकार हो जाएंगे, जबकि हम पहले ही इकनॉमिकली पोलिटिकली कोई स्टेबिलिटी उस लेवल की नहीं है कि जिस पे हम समझे कि हम वी आर टोटली स्टेबल। अगर ये हो गया तो हम रिकवर कर लेंगे। मेरे ख्याल में कि इस पे हम ज़ीरो एरर सिंड्रोम के ऊपर हैं। इसको एहतसाब के साथ या नेशनल अकाउंटेबिलिटी बैरो की तरमीम के साथ अपोजिशन का लिंक करना, ये मैं समझता हूँ एक बदनीति और बददयानती के ऊपर मबनी है। और अगर थोड़ी सी भी मुहब्बतनी है, प्यार है, लेकिन जिस तरह नैब का जो लोग हैं अपोजिशन के, उन पर केसेस बनाना और उनको मंतकी अंजाम तक ना पहुँचाना, ये उनके एंड से क्या ज्यादती नहीं है? जी जी बिल्कुल है। देखें ना, आपका बड़ा होने से मैं छोटा नहीं हो जाता, या आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। यानी उनके साथ जो ज्यादतियाँ हैं उसका अजाला ये नहीं है कि चूंकि हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं लिहाजा हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने देंगे। पाकिस्तान से ग्रे, और सबको पता है कि भारत जो उनसे है वो इस वक्त चाहता है हम ग्रे लिस्ट से ना निकले, और सबको पता है हम नॉर्थ कोरिया के साथ और ईरान के साथ हमें वो किया जा रहा है कि हम खुदा न खास्ता कोई इतने बुरे हैं कि हम बिल्कुल ही जो डूब जाएं। ऐसी बात नहीं है, उसको डी लिंक करना चाहिए। डी लिंक करें तो मैं इफ्तिखार अहमद साहब की जानिब बढ़ूंगा। सर आपकी क्या राय होगी इस वक्त, जो आप चाहे देख लें फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामान में जो कुछ हो रहा है या अदरवाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और फिर ये कौमी एहतसाब ब्यूरो पर सुप्रीम कोर्ट का बरम होना और इसमें तरामीम का मामला, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं तो किसी की उबड़ वतनी के ऊपर सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकता। ये जो बिजनेस होता है पार्लियामेंट का, ये जो हुकूमत है वो पेश करती है। हुकूमत को चाहिए था ना कि ये दोनों बिलों को लदा रहे। ये तो कोई अपोजिशन ने तो इकट्ठा नहीं पेश कर दिया ना, कि जो ये तासत देने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन मुहब्बल वतन नहीं है, वो साशी अनासर का एक टोला है, और वो साशी अनासर का टोला नहीं चाहते। जो हुकूमत का मौक़िफ़ है सर वो ये है कि पहले FATF पे के कानून को पेश किया जाए, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि अपोजिशन जोर दे रही है कि नहीं, दोनों बिल साथ ही पेश किए जाएं। देखिए, बात सुने मेरे दोस्त, ना आपको पता है कि अंदर क्या हो रहा है, ना मुझे पता है। मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं जो मैंने बतौर सहाफी देखा है। पार्लियामेंट के अंदर बिल जो पेश किया जाता है वो जो उनका कानून का जो सरबराह होता है, जिस किसी की भी जिम्मेदारी होती है वो पेश करता है। इन दो चीजों को इकट्ठा किसने पेश किया है? अपोजिशन ने पेश कर दिया? नहीं, अपोजिशन ने पेश नहीं किया। लेकिन हुकूमत पिछले 2 दिन से जो काम कर रही है ये बड़ा अफसोसनाक है। जिन लोगों की हुब्बुल वतनी पर शक का इजहार किया जा रहा है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या हम पाकिस्तान से बाहर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो ही मुहब्बुल वतन नहीं? ये एक अफसोसनाक रवैया है। आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, बहुत ही बुरे हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिन्होंने हलफ उठाया हो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और द लॉयल्टी विद द स्टेट, ये नहीं हो सकता कि वो गैर मुहब्बुल वतन हो। नंबर 1। दूसरी बात है क्यों इकट्ठे पेश किए गए?
तीसरी बात है, ख्वाजा आसिफ ने आज इस बात पे बड़ी क्लियर एक स्टांस लिया और उसने कहा है कि एफएटी के हवाले से हम बड़े क्लियर हैं और इसमें हम कोई भी बार्गेन नहीं करना चाहते। इशू है नैब, और हमारे ये दोस्त कह रहे थे ब्रिगेड साहब कि उसमें इतनी शिकें और इतने में अपना तरमीम का मुतालबा कर दिया गया, ये गालिबन इन्होंने कहा बदनीति पर है। देखिए बदनीति तो नहीं है, क्योंकि आइन में, पार्लियामेंट में, कवानीन में तरमीम का जब बिल पेश किया जाता है तो उसमें बहुत सारी तरमीम दी जा सकती हैं। हमारे 18वीं तरमीम में आइन के 101 आर्टिकल 101 और शायद 102, आई एम नॉट श्योर अबाउट 1 और 2 आर्टिकल्स के अंदर तब्दीली की गई है। तो क्या ये कहा जाए कि जो कमेटी थी वो पाकिस्तान के आइन को तबाह करना चाह रही थी, बदनीयत थी? कि मैं नहीं भी कह सकता। सवाल है कि क्या इशू क्या है। अदालतें ये कहती हैं कि प्रोसिक्यूशन नहीं इनकी मुकम्मल, और इतना देर लगा रहे हैं प्रोसिक्यूशन में कि जब केस हमारे पास आता है तो फिर हम क्या करें? फिर वही होता है कि ख्वाजा रफीक बरादान के केस में हुआ, ख्वाजा रफीक के बेटों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो किया यही होगा। और फिर ये कैसे है कि आपने फवाद अहमद फवाद का केस है, आपने उसको फिर बाद में छोड़ दिया। आपने 2 केसेस में आज चीमा और इसको चीफ मिनिस्टर पंजाब को शामिल किया, फिर आपने वो दोनों केसेस 2 साल के बाद ड्रॉप कर दिए। ये नहीं होना चाहिए। देखो ना, इंसान की जो आजादी बिल्कुल सही है सर, किसी की भी हो। ये बात आपकी बिल्कुल बजाय सर, आपकी बात बिल्कुल बजाय, मैं इत्तेफाक कर, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। एक ब्रेक की जाने बढ़ना है मुझे, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।